what will be the learning objective of today's lecture? That at the end of the lecture, inshallah, you will be able to know. I will try to give you first the brief introduction of inflammation, then the types of inflammation, and brief overview of acute inflammation mechanism. Then I will go to my actual topics, which are the morphological patterns of acute inflammation, the outcome of acute inflammation. I hope you will enjoy and it will be easier for you to understand. Inflammation is one of the basic concept of pathology. Inflammation क्या है? अगर आप मेरे सामने होते तो obviously I will definitely ask from you, and I don't mind if somebody tells me a wrong definition. I never mind, right? I actually appreciate those who speaks in the class, no matter how much they are wrong, because you are sitting here to commit mistakes, and it's our duty to facilitate you or to rectify you, right? So as far as inflammation is concerned, inflammation हर आप जब भी पढ़ेंगे सब बोलेंगे it's a response of the body, it's a vascular response of the body. क्या इन्फ्लेमेशन ऐसा ही है जैसे कि मेरे पास जो है ना वो हो एक बॉल हो और वो मैं आपको मारूं, हिट करूं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपना सर आगे कर देंगे? नो, यू विल ट्राई टू प्रोटेक्ट योर हेड और अपने हाथ से उसको रोक लेंगे, ठीक है? इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी, बिकॉज आपके हाथ पैर इन सिस्टम इंटैक्ट था, यू सॉ कि मैं आपको बॉल मार रही हूँ, यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है? So inflammation is like that. It's a response of the body, internal response of the body against anything which the body consider as foreign. It can be infection, it can be bacteria, virus, it can be radiation, can be light injury, any kind of injury, blunt injury, knife injury, forensic में आप पढ़ेंगे injury की types. किसी भी तरह की injury हो सकती है, right? और वो उसके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी क्या करती है उसको हमारी इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, बेसिकली इट्स अ बेनिफिशियल मैकेनिज्म. फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बॉल मारूं तो क्या करेंगे? आप अपने आप को बचाएंगे और बचाते बचाते हो सकता है आप गिर जाए, आपको थोड़ी बहुत चोट आ जाए, लेकिन आप अपने को कंप्लीटली बचा लेंगे, ठीक है? या फॉर एग्जाम्पल आपको देखने कहीं से गोली आ रही है या कोई पत्थर आ रहा है जोर का, तो हो सकता है आप अपने आप को बचाएंगे. हमेशा व्हाट वी ट्राई टू प्रोटेक्ट अवर वाइटल पार्ट बॉडी का होता है हेड, जिसमें आईज होती है, नोज होता है, ऑब्वियसली ब्रेन होता है, कि अगर उसको कोई इंजरी हो तो वो इरिपेयरेबल हो सकती है, ठीक है? तो आप सबसे पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने आप को नीचे करते हैं, किसी भी तरह बचाते हैं. अगर कोई दूर से पत्थर आ रहा हो सकता है कि उसको बचाने के चक्कर में आपको कुछ चोट लग जाए, बट एट द एंड जो है क्या होगा, वो चोट बड़ी माइनर सी होती है और आप उससे सेफ हो जाते हैं, ठीक है? सो सिमिलरली इन्फ्लेमेशन इज अ बेनिफिशियल होस्ट रिस्पॉन्स बट मे काज टिश्यू डैमेज, ठीक है? समटाइम कंप्लीटली रिवर्ट हो जाता है टिश्यू डैमेज, बट समटाइम स्कारिंग हो जाती है, विच विल बी डिस्कस लेटर, ठीक है? सो इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली अ वस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है? वेन एवर इट्स अ very common question which we ask you in the exam of third year, that what is inflammation. So at least आपको आइडिया अगर होगा तो बाद से बच्चों को यही समझ नहीं आता कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में फर्क क्या होता है. इन्फेक्शन बेसिकली इट्स अ डिजीज which is caused by either bacteria, parasite or virus. Inflammation is the response of the body against anything which is foreign, which can be bacterial, virus, parasite, radiation, blunt injury, for example knife injury, road traffic accident, anything, physical injury, trauma, a punch, anything which a body consider it's foreign, उसके अगेंस्ट बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपकी अभी हमारी जो बोन्स है वो इंटैक्ट है, आपको अगर फ्रैक्चर हो जाए ना तो आपकी बोन थोड़ी सी डीफॉर्म हो जाती है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट भी काम शुरू कर देती है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स करती है, ठीक है? स्वेलिंग हो जाएगी और दूसरी चीजें हो जाएंगी, राइट? तो बॉडी जिसको भी फॉरेन समझती है उसके अगेंस्ट का जो है वो काम करना शुरू कर देती है, एंड इट इज द इट मीन दैट बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का मतलब यही होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इंटैक्ट है और वी नीड इट फॉर अ स्मूथ लाइफ, ठीक है? दोज हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत कम होता है और उनको डिजीज प्रोग्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. अगर हम अपनी फिजिकल क्लास में होते हैं डेफिनेटली आई विल आस्क यू एवरीथिंग एंड आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू विल टेल मी, अदरवाइज आई विल टेल यू, नो इशू. I like interactive session, and inshallah on Saturday next week we will have a physical
class practical of apoptosis and necrosis, in which I will discuss you the last assignment which I gave you, and only one student, Sahil Kumar, replied me. My dear student, I am waiting for your reply as well, as it was a first assignment, so I forgive you. But I am waiting, and I appreciate all those students who will reply me. Otherwise, I will discuss that assignment on Saturday first before my practical class with you. I don't know how much student will be and in that session, but मेरी जो क्लास है वो सैटरडे को है और मैं आपसे उस असाइनमेंट को जरूर डिस्कस करूंगी, ठीक है. ओके, सो कमिंग बैक टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. देयर आर टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक. ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इट्स अ फास्ट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. जैसे ही आपको चोट लगती है, फौरन जैसे आपके कोई पत्थर लग गया फॉर एग्जांपल, या आपको कोई हिट हो गया किसी चीज से, तो एकदम से रेडनिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो सकती है, एडिमा भी हो सकता है. अगर कोई फ्रैक्चर है या कोई भी आपको इंजरी हुई है, गरम चीज लग गई, तो एकदम से रेड हो जाता है आपका हाथ, उंगली. ठीक है ना, इज अ कॉमन एग्जाम्पल. ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है. ठीक है, acute inflammation is a fast response of the body. It lasts for minutes to hours. उसके बाद जो है वो या तो रिजॉल्व कर देता है या फिर हीलिंग हो जाती है. I will show you how it occurs. ठीक है, neutrophils are the main players of inflammation, acute inflammation. ठीक है बेटा, प्लीज यू नीड टू नो that what is acute inflammation, what are the cells of acute inflammation. Then similarly you need to know what is chronic inflammation and what are the main players of chronic inflammation. chronic inflammation के जो मेन प्लेयर्स हैं वो मैक्रोफेज होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं और प्लाज्मा सेल्स होते हैं. ठीक है, जबकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स आर द मेन प्लेयर. इसके अलावा और दूसरे सेल्स भी होते हैं. यूजुअली एक्यूट इन्फ्लेमेशन माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटेड होती है और इसमें लोकल जो सिस्टमिक रिस्पॉन्स होते हैं वो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं. सिस्टमिक रिस्पॉन्स क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन के? फीवर होता है, पेन होता है, ठीक है, स्वेलिंग होती है और रेडनेस होती है. ये सारे जो सिम्टम है टिपिकल 5 एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा प्रोनाउंस होते हैं. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इनकी सिवियरिटी कम होती है. फॉर एग्जाम्पल एक्यूट अपेंडिसाइटिस किसी पेशेंट को हुआ, वो अपेंडिक्स इन्फ्लेम हो जाए, हाई ग्रेड फीवर होगा पेशेंट को और एक्यूट सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा. तो एक्यूट सिम्टम जो होते हैं, अगर आप उनको और कुछ एक्यूट इन्फेक्टिव कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीट करना होता है, अदरवाइज पेशेंट कैन डाइट. फॉर एग्जांपल एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है वो इमरजेंसी सर्जरी होती है, उसमें मरीज को आपने फौरन से सर्जरी करके रिमूव कर दो. पर हर इमरजेंसी जो होती है, हर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सर्जरी मैंडेटरी होती है. कुछ में आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी होती है, मतलब कि आपने सिर्फ एंटीबायोटिक्स या पेशेंट को एनपीओ मतलब नथिंग पर ओरल करके छोड़ देना होता है और कुछ अर्से इंतजार करना होता है. पर एक्यूट एपेंडिसाइटिस जो है उसको आपने ट्रीट करना होता है. ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन द अदर थिंग्स एज वेल. मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, बेसिकली मैंने कहा कि सिस्टमिक इफेक्ट्स बड़े फास्ट होते हैं और 3 चीजें आपने बस याद रखनी है: वेजोडाइलेशन, increased vascular permeability and migration of leukocytes from blood vessel to the site of injury. Vasodilation means क्या? There is जो diameter of the vessel होते हैं वो dilate हो जाता है. ठीक है, vessels become dilate and there is increase. normally जो vessels होती है उसमें जो एंडोथीलियम होते हैं उसके जंक्शन बड़े टाइट होते हैं. ठीक है, लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल, ये जंक्शन इनके, ये नॉर्मल वेसल्स है, इसके जंक्शन बड़े टाइट होते हैं. लेकिन जब वो होती है इंजरी होती है तो क्या होता है, मुख्तलिफ मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट सेल्स एंड व्हाट दे काज बेसिकली इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. हाउ दे काज एंडोथीलियल कंट्रैक्शन. यूजुअली एंडोथीलियल आपस में क्या होते हैं, एंडोथीलियम के जो सेल्स होते हैं ये टाइटली कॉन्टैक्ट क्लोज टुगेदर होते हैं, तो ये लीकिंग नहीं कर रहे होते. लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होती है, कहीं किसी भी जगह पे कोई फॉरेन बॉडी आती है, इन्फेक्टिव एजेंट आता है, तो वो क्या करता है, उसकी उधर से ऐसी चीजें, ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड द सेल्स एंड द फ्लूइड कम आउट ऑफ दीज पोर्स. ठीक है, as you can see this is a multilobated nuclei of neutrophil. ठीक है, आई होप इट इज एविडेंट. ये इसके 3 न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है, इस पिक्चर में आपको 3 न्यूट्रोफिल नजर आएंगे और एक पे लेबल हुआ हुआ है PMN, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल. जो रेड कलर के हैं दीज आर द RBCs, येलो कलर के हैं एल्ब्यूमिन
और फ्लूइड को हमने कोई पिक्चर नहीं दिखाई। इसके अलावा फिब्रिनोजेन भी है, ये बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल होता है, हर दफा ये रिलीज नहीं होता, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ मीडिएटर्स जो मुख्तलिफ सेल से यानी कि मास्ट सेल से रिलीज हो रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, इनकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज करते हैं एंड मेम्ब्रेन जो वेसल होती है वो लीकी हो जाती है फॉर द फ्लूइड एंड फॉर द सेल्स, ठीक है। Okay, morphological patterns of acute inflammation. Basically, this is my topic that acute inflammation किस तरह से present करती है, ठीक है। There are 4 patterns: serious inflammation, fibrinous inflammation, purulent inflammation, and ulcer. We will go one by one, right? I hope up till now it's clear, ठीक है। Serious inflammation, it's one of the common inflammation of the body. Usually, it occurs in the body cavities. लाइक प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम, ठीक है। इसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है वो सीरियस होता है। इसमें जो इस इन्फ्लेमेशन में जो एडिमा होता है, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में बड़ा कॉमन होता है, वो इसमें ज़्यादातर फ्लूइड होता है, वाटर होता है, सेल्स बड़े कम होते हैं। इट्स नॉन इट इज़ और जो कॉज भी नॉन इन्फेक्टिव होती है। इन्फेक्शन का मतलब क्या है, एनीथिंग ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैन बी बैक्टीरिया, कैन बी पैरासाइट, कैन बी वायरस, ठीक है। ओके, सीरियस इन्फ्लेमेशन यूजुअली नॉन इन्फेक्शियस होती है। एग्जाम्पल आर पेरिकार्डियल एंड प्लूरल इफ्यूजन। इसके अलावा अगर कोई बर्न हो जाए पेशेंट किसी भी वजह से, चाहे वो हॉट वाटर हो, चाहे वो फायर हो, तो उसमें भी जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है दैट इज ऑफ सेल पुअर क्वालिटी, ज़्यादातर वो वाटर होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें सेल पुअर फ्लूइड होता है, इसको हम ट्रांसुडेट कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल में बॉडी कैविटीज होती है, और दूसरा होता है स्किन ब्लिस्टर, जो कि अगर कोई शख्स बर्न हो जाए तो वो फॉर्म होता है ब्लिस्टर, ठीक है। और सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन जब बॉडी को होती है, ओके आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन। इन वन एग्जाम्पल यू कैन सी ब्लिस्टर्स आर फॉर्म, और ये जो है इसमें फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होता है, सेल कंटेंट्स पुअर होता है, ठीक है। से ट्रांसुडेट, राइट, इट्स एग्जाम्पल blister you can see here. It's an example of serious inflammation. Now come to fibrinous inflammation. आपको अगर याद हो, हमने आपको लास्ट लेक्चर में फिब्रिनॉइड टाइप ऑफ नेक्रोसिस भी पढ़ाई थी, ठीक है। फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन क्या होता है? फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन जब होता है जब वेसल में पोर जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जब वेसल्स की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये बड़े वाले मॉलिक्यूल फिब्रिन जो है वो हमेशा हर दफ़ा नहीं निकलता। इट अकर्स in some conditions only when the vascular permeability is much higher, so much so that it allows large molecule of fibrin to pass out to the tissue spaces. और फिब्रिन का आपको पता है कि फिब्रिन जब भी कहीं जमा हो जाए तो इट कॉज थ्रोम्बोसिस, उसकी कोगुलेशन करा देता है, ठीक है। उस जगह को जो है वो फ्रीज कर देता है, क्योंकि इट इज इन्वॉल्व इन द फिनोमेना ऑफ थ्रोम्बोसिस, ठीक है। It occurs when vascular leaks are large or there is procoagulant stimuli. Procoagulant stimuli क्या होती है? एक आपको पता है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि आप ब्लड जब ब्लीड करता है पेशेंट तो वो कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। बॉडी में नॉर्मली जो है, लेकिन अगर इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हो जाए बॉडी में किसी भी वजह से, तो ये एक पैथोलॉजी होती है, ठीक है। बगैर किसी चोट के वेसल्स जो हैं उनमें कोगुलेशन का अगर फिनोमेना हो जाए तो क्या होता है, टिश्यू डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमेना कब कब होता है? देयर आर मेनी कंडीशंस, मैं आपको सिर्फ एक कंडीशन बताऊंगी, वो है ट्यूमर की, ठीक है। आई विल डिस्कस यू विद द पिक्चर। जैसे कि आपने पढ़ा सीरियस इन्फ्लेमेशन भी बॉडी कैविटीज में ज़्यादा होती है। सिमिलरली फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन भी यूजुअली बॉडी कैविटीज को अफेक्ट करती है। इट कैन अफेक्ट प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड मेनिंजेस, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेरिकार्डियम, फिब्रिन जिसमें जो है फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन हुई है। और जब फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन किसी जगह पे हो जाए तो ये समटाइम बॉडी के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पेरिकार्डियम जो है, हार्ट इज इनक्लोज इन पेरिकार्डियम, ठीक है। अगर उसमें फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या करता है, ये हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी और जो मूवमेंट है इसकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि फिर वो फिब्रिन क्या होता है, वो जमना शुरू हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। रिस्ट्रिक्ट कर देता है मूवमेंट ऑफ हार्ट को, ठीक है। अगर एक्सटेंसिव हो जाए तो पेशेंट कैन डाई बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। क्योंकि हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन, राइट, और इट्स ऑलवेज इट नीड्स कॉन्ट्रैक्शन टू रिमेन अलाइव,
right? Fibrinous inflammation induced by a tumor. Here you can see a tumor. ठीक है, TUMOR लिखा हुआ है ट्यूमर. TF क्या होता है? TF is a tissue factor. I will just restrict myself to tissue factor. I will not discuss the remaining things. ठीक है, so because I don't want that you should go in confusion. ठीक है, बाकी जो चीजें हैं इसमें फैक्टर डिस्कस हुए हैं, you will study with the passage of time. ठीक है, ट्यूमर्स बेसिकली क्या करता है? टिश्यू फैक्टर रिलीज करता है. टिश्यू फैक्टर क्या करता है? ब्लड वेसल्स में जाके फिब्रिनोजेन को जो है वो एक्टिवेट कर देता है और क्लॉटिंग मैकेनिज्म को प्रोमोट करता है. इसकी वजह से क्या होता है? इंट्रा वेस्कुलर क्लॉटिंग हो जाती है बॉडी में, विच आल्सो कैन लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन. अगर वो क्लॉटिंग वाइटल ऑर्गन में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गई है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट, ब्रेन, लंग्स. ठीक है, और एक फिनोमेना होता है DIC, तो कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation, विच यू विल स्टडी इन द लेटर चैप्टर, जिसमें प्रोकोगुलेंट मैकेनिज्म इतना हाई हो जाता है कि वो बॉडी के सारे जो सिस्टम है पूरा जनरलाइज कोagulation करवा देता है वेसल्स के अंदर, और अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ हो जाती है. ठीक है, इंट्रावास्कुलर कोagulation हो जाती है बगैर किसी वेसल्स के इंजरी के, मतलब कोई कट नहीं लगा उसको, अंदर ही बॉडी के अंदर वेसल्स जो है उनमें कोagulation का फिनोमेना हो गया. नॉर्मली ऐसा नहीं होता. ठीक है, okay, I hope it is still clear to you, but if it is there any issue, please let me know, and you can come to my office at the first floor pathology lab anytime whenever you consider any issue. ठीक है, otherwise we will meet on Saturday and next week as well. ठीक है, प्लूरल इन्फ्लेमेशन एज अ नेम इंडिकेट, P से प्रूलेंट, P से आप याद रखें पस. ठीक है, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ पस. और उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा अभी सीरियस इन्फ्लेमेशन, उसमें ज़्यादातर फ्लूइड होता है, सेल का कंटेंट कम होता है. प्लूरेंट इन्फ्लेमेशन में सेल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. प्लूरेंट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, नेक्रोटिक सेल्स होते हैं और एडिमा होता है. ठीक है, एब्सिस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ प्लूरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स, और हमने पढ़ा भी था इसको नेक्रोसिस में. कौन सी वाली नेक्रोसिस पढ़ी थी हमने? केजिएटिक नेक्रोसिस में हमने पढ़ी थी. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली इन्फ्लेमेशन का एंड अप क्या होता है. ठीक है, सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन एज अ नेम, सपोरेटिव का मतलब होता है पसी इन्फ्लेमेशन. ठीक है, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ योर बुक. इसमें आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपी. ठीक है, ऑन द राइट साइड यू कैन सी द ग्रॉस एंड द लेफ्ट साइड यू कैन सी द माइक्रोस्कोपी, और इन दोनों को इकट्ठा बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ समथिंग, ऑफ एन ऑर्गन. ठीक है, ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है और ये माइक्रोस्कोपिक है. हियर यू कैन सी मल्टीपल एरोज, ब्लैक एरोज हैं जिसमें आपको बता रहे हैं येलोइश नोड्यूल्स पड़े हुए. दीज आर बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ पसी मटेरियल, और पस जब किसी जगह बन जाती है तो वो क्या करती है? वो येलो कर देती है, येलो कलर इसका येलो टिंज जाता है. ठीक है, और जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, एब्सिसेस जो होती हैं यूजुअली एंटीबायोटिक से भी ठीक हो सकती हैं, और अगर लार्ज एब्सिस हो तो उनको ड्रेन किया जाता है. जैसे कहते हैं कट लगा के बॉडी में एब्सिसेस आर वेरी कॉमन. ठीक है, एंटीबायोटिक से भी इसको क्योर कर लेते हैं, मगर इफ द साइज ऑफ द एब्सिस इज लार्ज तो इंसिजन दे के सर्जिकली इसको एब्सिस को ड्रेन किया जाता है. ठीक है, एब्सिस इज नथिंग बट जस्ट द कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में की रिजल्टेंट न्यूट्रोफिल्स का एक्यूमुलेशन हो जाती है, जो कि नॉर्मल मैकेनिज्म के जरिए क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स को मैक्रोफेजेस खा लेते हैं, लेकिन समटाइम दे आर सो मच इन नंबर कि मैक्रोफेज उनको इंगल्फ नहीं कर पाते, तो क्या होते हैं? वो परसिस्टेंटली रह जाती है. तो फिर उसको आपको रिजॉल्व करने के लिए या तो वो एंटीबायोटिक देते हैं या फिर आप सर्जिकली उसको इंसाइज करके उसको बॉडी से निकाल देते हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, सपोरेटिव या प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स. अच्छा, मैंने एक एरो लगाया बेटा साहिल और जो भी स्टूडेंट्स को इश्यू है इसमें, लेकिन वो एरो जो है ना वो कोई इतना अच्छा लगा नहीं. इसमें अगर आप देख सकते हैं ये बेसिकली क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल. इट्स अ माइक्रोस्कोपिक व्यू शोइंग न्यूमेरियस शीट्स ऑफ न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल की क्या पहचान होती है कि न्यूट्रोफिल के 3 न्यूक्लियाई होते हैं, 1, 2 and 3. एक सेंटर में होता है और 2 एक ब्लू कलर का एरो लगा हुआ है जो कि थोड़ा सा जो है वो उतर, मतलब जहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ उससे नीचे चला गया. ठीक है, बट आई विल शो एवरीथिंग एंड आई विल टेल यू ऑल द सेल्स. मेरी आदत ये है कि मैं
ड्रॉ करती हूँ पिक्चर को, और इंशाल्लाह सैटरडे को जब मेरी क्लास होगी तो मैं तमाम जो सेल्स हैं इन्फ्लेमेशन के उनको आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है। न्यूट्रोफिल की एक एग्जांपल होती है, चिड़िया लाइक होता है, बर्ड व्यू होता है। न्यूट्रोफिल जो है ना बर्ड की तरह नजर आता है, जैसे बीच में उसका मुंह है और दोनों तरफ उसके पर हैं, राइट। सो इट्स अ मल्टी स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रोफिल इज मोस्ट कॉमन प्लेयर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन में बहुत ज्यादा पस जम हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल मैंने अपेंडिक्स दी है। ऑन द राइट साइड यू कैन सी दिस अ नॉर्मल अपेंडिक्स एंड ऑन द लेफ्ट साइड which is reddish, a slightly reddish in color, and you can see on your left there is acute suppurative appendicitis. That means there is severe acute inflammation of the appendix, and if you don't surgery that appendix, तो क्या होगा, सर्जिकली रिमूव द अपेंडिक्स, दिस अपेंडिक्स इज विल गोइंग टू रप्चर। और अगर कोई भी चीज इंट्रा एब्डोमिनली रप्चर हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, तो वो क्या करता है, वो पेरिटोनाइटिस कर देता है। पेरिटोनियम होती है ना कवरिंग बॉडी कैविटी की। सिवियर एक्यूट पेरिटोनाइटिस इज एन इमरजेंसी कंडीशन, और अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट कैन डाई बिकॉज ऑफ इट। सो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में आपको क्या करना होता है, पेशेंट को सर्जरी करनी होती है, ठीक है, और फिर पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है, राइट। पर हर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता रहेगा चीज़ें, ठीक है। और जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल कम टू अंडरस्टैंड। इनिशियली कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं, बट स्टे काम एंड स्टे पीसफुल, ठीक है। बी विद अस एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपके सारे कंफ्यूजन खत्म कर दें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पैथोलॉजी जो है, रॉबिन्स जो है, इट्स अ बुक ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, सो यू नीड नॉट टू वरी कि आप इसको पढ़ लेंगे। 3rd ईयर 4th ईयर में पढ़ना है, 4th ईयर तक पढ़ना है, तो प्लीज बी रिलैक्स, ठीक है, डोंट बी पैनिकी। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज अल्सर। अल्सर इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी you listen in your everyday life. अल्सर के बारे में प्लीज अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा रखें ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। अल्सर इज बेसिकली अ लोकल डिफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू। सरफेस क्या होती है बेटा, सरफेस यूजुअली हॉलो कैविटीज की होती है। हॉलो कैविटीज मींस ईसोफेगस, लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, इसी तरह जो है जीआईटी के सारे ऑर्गन्स, राइट, यूरेटर है, इसी तरह जो है सॉलिड ऑर्गन्स के भी सरफेसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल टंग की भी एक सरफेस होती है, आउटर एंड इनर, ठीक है, बट दोनों वो सरफेस होती है। सरफेस जो होती है वो कवर्ड होती है यूजुअली म्यूकोजा, उसके बाद सब म्यूकोजा, देन मस्कुलरिस एंड देन सेरोजा, ठीक है। स्किन की कवरिंग के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गन जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक कवरिंग होती है। इनर मोस्ट लाइनिंग जैसे हार्ट की भी एक क्या होती है, एंडोकार्डियम, देन मायोकार्डियम एंड देन द पेरिकार्डियम। यूजुअली 4 लेयर्स होती हैं, बाद जगहों पे 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हम ईसोफेगस की फॉर एग्जांपल बात करें या अपेंडिक्स की बात करें, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड देन सेरोजा। तो अल्सर कहाँ पे होता है, म्यूकोजा के लेवल पर होता है। म्यूकोजा में लाइनिंग एपिथेलियम होती है, ठीक है। एपिथेलियम के लेवल पर जो है अगर डिसकंटिन्यूटी हो जाए ऑर्गन की लाइनिंग की, उसको कहते हैं अल्सर, ठीक है। इसी तरह हमारी जो स्किन है इट इज कवर्ड बाय केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर इसको भी कट लग जाए ना तो उसको भी आप कहते हैं इरोजन या अल्सर का नाम भी दिया जा सकता है। मेरा यूजुअली जो स्किन के कट्स होते हैं उनको इरोजन कहते हैं, जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको अल्सर कहते हैं, जो ब्रीच आ जाए, ठीक है, ओके। तो ये जो थोड़ी टर्मिनोलॉजीज है इरोजन और अल्सर की इंटरचेंजेबल होती रहती हैं, ठीक है। तो आपने अल्सर की मेन डेफिनेशन ये होती है कि डिफेक्ट हो जाए, एपिथेलियम की लाइनिंग ब्रीच हो जाए, ठीक है। देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन द लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम। हाउ इट हैपेंस आई विल टेल यू, ठीक है। हियर यू कैन सी ये जो है देयर इज एन अल्सर, ठीक है, ये लाइनिंग जारी थी और उसके बाद ये ब्रीच हो गई, ठीक है। यू कैन सी अ सर्कुलर लीजन, इट्स एन अल्सर, ओरल अल्सर, वेरी कॉमन कंडीशन, ठीक है। सिमिलरली पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो होता है वो अल्सर ड्यू टू HCl अफेक्ट अगर होता है तो कहते हैं पेप्टिक अल्सर एंड अफेक्ट्स बोथ स्टमक एज वेल एज ड्यूडिनम। हियर यू कैन सी ऑन योर राइट साइड देयर इज अ नॉर्मल स्टमक, हेल्दी स्टमक, ऑन योर लेफ्ट साइड यू कैन सी 3 डिफेक्ट्स, ठीक है। लाइनिंग जो सरफेस होती है ना ये दिस इज द सरफेस, ठीक है, और ये आउटर जो है वो क्या है इसका सिरोजा होता है, ठीक है। ये स्टमक इज अ हॉलो ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो म्यूकोजा के लेवल पर, सिरोजा के लेवल पे जो डिफेक्ट होता है वो अल्सर नहीं होता बेटा, ठीक है। अल्सर जो है वो लाइनिंग एपिथेलियम
के डिफेक्ट को कहते हैं। सिरोजा के अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसको अल्सर नहीं कहते, राइट। ठीक है, ओके। स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको बताना चाहती हूँ अल्सर की, कि हाउ अल्सर इज फॉर्म्ड। बेसिकली देखें, ये आप देख सकते हैं ऑन योर वेरी राइट देयर इज अ नॉर्मल लाइनिंग ऑफ स्टमक एपिथेलियम, ठीक है, टॉल कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। उसके ऊपर आप जो ग्रीन नजर आ रहा है दिस इज म्यूकस। म्यूकस इज अ प्रोटेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल एक लुब्रिकेंट होता है, कवरिंग होती है, लेयर चढ़ी होती है स्टमक पर, क्यों? ताकि जो एक्सीएल के जो इफेक्ट है ये प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं सर। म्यूकस लकी सिक्रीशन है, इसमें अलावा बाइकार्बोनेट्स रिलीज हो रहे होते हैं, और क्या होते हैं, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है स्टमक का। तो क्या होता है कि अगर कोई भी डैमेज हो तो वेसल्स को जो है एपिथेलियम उसको फौरन जो है रिप्लेस कर लेती है। जिन जिन बॉडी ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो अच्छा होता है, अगर वहाँ पे कोई डैमेज हो तो वो रिप्लेसमेंट बड़ी फास्ट होती है, ठीक है। जिन बॉडी पार्ट्स का ब्लड फ्लो कम होता है तो वहाँ पे अगर डैमेज हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट स्लो होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे फुट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल उनके जो ब्लड सप्लाई होती है सबसे कम होती है, तो वहाँ पे अगर कोई चोट लगती है तो वो देर से हीलिंग होती है उसका फिनोमेना, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई सबसे आखिर में वहीं तक जाती है ना। टो पे जो हमारे जो टिप्स हैं उसमें ब्लड फ्लो कम होता है एज कम्पेयर टू द सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्टमक का नॉर्मली स्टमक का ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। कोई डैमेज हो भी जाए तो स्टमक को हमें नॉर्मली किस चीज़ से डैमेज होता है, एक्सीएल से डैमेज हो रहा होता है, ठीक है। तो बॉडी ने नेचर ने इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा हुआ है सारा, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर रखते हैं एपिथेलियल सेल्स को, ताकि वो जो है स्टमक के अफेक्ट जो एक्सीएल है उसके अफेक्ट से डैमेज ना हो, ठीक है। दीज आर द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स विच द नेचर हैज गिवन टू द स्टमक, but what we do actually, we play with these protective factor. How? By doing taking too much medicine like NSAIDs. NSAIDs का मतलब होता है non steroidal anti inflammatory drugs which the patient usually take for the pain killers। और आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो you will come to know, don't worry about it, ठीक है, आपको NSAID पता चल जाएंगी। इसके अलावा टोबैको, obviously smoking, एनीथिंग, ऑल दीज थिंग जो है ये सारी क्या करती है, ये जो स्टमक का जो बैरियर है ना इसको डैमेज कर देती है, म्यूकस की सिक्रीशन कम कर देती है, ठीक है। जब ये सब कुछ कम होता है तो दिस द एपिथेलियम जो होती है स्टमक की, इट कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एक्सीएल, इट गेट्स डैमेज, ठीक है। जो एक्सीएल इज हार्मफुल फॉर द स्किन एंड फॉर एवरीथिंग। तो हमारा नेचर ने तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया हुआ है, हम अपनी गलतियों से उस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को ब्रीच कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एपिथेलियम जो है इट कम्स डायरेक्टली एक्सपोज टू दैट हाई एक्सीएल, एज अ रिजल्ट ये एपिथेलियम जो है वो बर्न आउट हो जाती है, ठीक है। अगर सिर्फ एपिथेलियम डैमेज हो रही होती है तो इसको तो वो रिप्लेस कर देता है, लेकिन एपिथेलियम के जो नीचे वाला पार्ट है अगर वो भी डैमेज हो जाए तो जो रिप्लेसिंग कैपेसिटी होती है बॉडी की वो कम हो जाती है, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, ये डिफेक्ट आ गया। हियर यू कैन सी नेक्रोटिक डेब्रीज आ जाती है, ये सेल डेब्री नेक्रोसिस हो जाती है इन सेल्स की, और फिर इन सेल्स को खाने के लिए कौन आ जाता है, न्यूट्रोफिल आ जाते हैं। यू कैन सी न्यूट्रोफिल, और फिर इनकी जो हीलिंग होती है वो नॉर्मल एपिथेलियम से नहीं होती, ये रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। हीलिंग का पूरा एक फिनोमेना है जिसकी आपकी क्लास होगी एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कम टू मी, आई विल टेल यू एंड आई कैन आल्सो डिस्कस विद यू ऑन माय सैटरडे क्लास। 3 क्लासेस होंगी मेरी। ओके, दिस इज योर बुकिश पिक्चर माय डियर स्टूडेंट। अगेन मॉर्फोलॉजी, यू कैन सी बोथ द ग्रॉस एंड द माइक्रोस्कोपिक व्यू। ग्रॉस वो होता है जो आप अपनी नेकेड आई से देखते हैं, और माइक्रोस्कोपी वो होती है जो आप अपने माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं, ठीक है। दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ ड्यूडेनल अल्सर। ग्रॉसली जो ये जो है, अगर हम इसकी ग्रॉस पे जाएं तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो, टू बी वेरी फ्रैंक, पिक्चर इज नॉट वेरी क्लियर। आप मैंने आगे इसमें इसकी एक अच्छी पिक्चर ली है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि अल्सर कैसा नजर आता है, ठीक है। अब टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो ये येलोइश कलर नजर आ रहा है ग्रॉसली, दैट्स द अल्सर, ठीक है। बट माइक्रोस्कोपी इज वेरी क्लियर, यू ऑल सी विलस एपिथेलियम। ड्यूडेनम में कैसी एपिथेलियम होती है, विलाए होती है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रही होती है, ठीक है। नीचे पायर पैचेज होते हैं, राइट, जो लिम्फोइड फॉलिकल्स आपको नजर आ रहे हैं पर्पल कलर के, ठीक है। और बीच में आप देख रहे हैं क्रेटर बना हुआ है, देयर इज अ क्रेटर, इसे कहते हैं गड्ढा, गड्ढा हुआ है, यू कैन सी द डिफेक्ट, ठीक है, यहाँ से गड्ढा हो गया। अब ये जो है क्या हो गया, ये ड्यू टू एक्सीएल या जो ड्यूडेनम जो है वो एक्सीएल के अफेक्ट में आती है, तो उसकी वजह से जो अल्सर होते हैं उन्हें कहते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर अफेक्ट बोथ स्टमक एंड ड्यूडेनम, ठीक है। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है द अल्सर विच अकर ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ एक्सीएल, और एक्सीएल का अफेक्ट अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक जाता है, राइट। सो हियर यू कैन सी अल्सर वेरी वेल।
ठीक है, ये क्रेटर बना हुआ है। ठीक है, अब इसकी एपिथेलियम और सारी लॉस हो गई है और ये रिप्लेस नहीं हो पाती। ठीक है, रिप्लेस नहीं हो पाती तो क्या होती है, इसमें एक स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोब्लास्ट बनते हैं। और चूंकि अब दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक है, स्कार जो होता है वीक होता है, नॉन फंक्शनल होता है, राइट। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ज्यादा लीजन है, अगर लीजन ज्यादा हो जाए तो इवन स्टमक कैन परफोरेट, अगर सिवियर अल्सरेशन ऑफ पेशेंट में। ठीक है, okay, now the diagram you can see a endoscopy of duodenum, and now I think you can all easily very much picked up the where is the ulcer. You can all identify the defect. There is 4 diagrams है और हर डायग्राम में एक एक डिफेक्ट नजर आ रहा है आपको। ठीक है, आई होप it's clear to you now. ठीक है, आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है, या तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपको कोई इन्फेक्शन हुआ लंग में, नमूनिया हुआ और आप रिजॉल्व करके ठीक हो गए। ठीक है, बच्चों में कॉमन होता है, सही हो जाते हैं। ठीक है, या फिर एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो मैंने कहा कि उसमें आपने सर्जरी करनी होती है। ठीक है, तब भी बंदा ठीक हो जाता है। सिमिलरली एक्यूट टॉन्सिलाइटिस फॉर एग्जांपल पेशेंट को हो जाता है, टॉन्सिल जिसमें पैलेटाइन टॉन्सिल जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आप एंटीबायोटिक देते हैं और बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स भी काम करता है तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये है इसका फिनोमेना। आपके हाथ में ये फॉर एग्जांपल आपका हाथ जल गया, एक्यूट इन्फ्लेम हुआ, आपने कोई दवा शवा लगाई या बहुत कम इंजरी थी तो जो है वो सही हो गया। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ब्लड सप्लाई पर डिपेंड करता है। क्यों, जो इस तरह जो फेस पे जो इंजरी होती है वो बड़ी जल्दी हील हो जाती है। क्यों होती है, या फेस पे अगर बर्न हो तो नेचर ने क्या किया ना, फेस की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है तो वो बड़ी जल्दी सही होता है। लेकिन अगर कोई इंजरी आपके फुट पे हुई है, खासतौर पे एल्डरली लोग, उनका ब्लड सप्लाई जो है, जनरली ब्लड सप्लाई फुट के जो होता है ना, फुट तक पहुंचना कम हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो रिकवरी होती है वो स्लो होती है। ठीक है, इफ पेशेंट सब डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और एल्डरली है तो उसमें वो और भी स्लो होगी। ठीक है, एक तो ये है कि आपको चोट लगी, आपकी जैसे कि इन्फ्लेमेशन हुई, फॉरन रिजॉल्व, कंप्लीटली रिजॉल्व। दूसरा फिनोमेना क्या है, एक उसकी रिप्लेसमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अल्सर फॉर्मेशन हुई एपिथेलियम में, गैस्ट्रिक अल्सर हुआ पेशेंट को स्टमक में। गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब होता है अल्सर इन द स्टमक। ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर का मतलब होता है ड्यूडेनम में, और पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है इधर इन द स्टमक और इन द ड्यूडेनम। ठीक है, तो पेशेंट का समटाइम मल्टीपल अल्सर भी होते हैं, स्टमक में भी होता है, ड्यूडेनम में भी होता है। अगर अल्सर बहुत एक्सटेंसिव हो गया कि वो खाली एपिथेलियम तक डैमेज नहीं हुई, नीचे जो सब म्यूकोजा है वो भी डैमेज हो गया है, तो वो एपिथेलियम को नया एपिथेलियम प्रोड्यूस नहीं कर पाती। उसके रिजल्ट में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है और स्कार बन जाता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है। कनेक्टिव टिश्यू उसका एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं हो पाता जो कि एपिथेलियम काम करती है ना। फिर वो एक कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एक नॉन फंक्शनिंग टिश्यू होता है, वो बस एक रिप्लेसमेंट में आ गया है, पर वो काम नहीं करेगा जो नॉर्मल एपिथेलियल लाइनिंग करेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई। या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो लास्ट आउटकम होता है वो होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। समटाइम पेशेंट को इन्फेक्शन बार बार होते हैं और फिर वो लंबे चलना शुरू हो जाते हैं, या कुछ इन्फेक्शन होते ही इस तरह के हैं कि वो प्रोलॉन्ग चलते हैं। ठीक है, तो या पेशेंट की अगर इम्यूनिटी कम है तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, परसिस्टेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाती है उस जगह की, फिर वो नॉन एक्टिव हो जाता है। फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो कोई काम नहीं कर सकता, वो बस एक रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो बॉडी गोज इनटू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को आप पढ़ेंगे एंड डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज वेरी मच इजियर। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड outcomes of acute inflammation. This is the picture of your book. Acute inflammation हुई पेशेंट को, you can see the normal vessel, फिर ये dilate हुई, ये वेसल डायलेट होती है, रेडनिंग है, देयर इज इमाइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। यू कैन सी रिजल्ट क्या होंगे, या तो ये बिल्कुल ठीक हो जाए, रेजोल्यूशन हो गई, ठीक है, या तो इसमें वो एप्सिस फॉर्मेशन हो गई। एप्सिस जब बन जाती है, पस हो जाती है, तो या तो आप इसको ड्रेन कर लें, वरना मैक्रोफेजेस आके इसको खा लेते हैं। मैक्रोफेजेस की पार्टी होती है और फिर वो रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट क्या है कि उसकी हीलिंग बाय फाइब्रोसिस हो जाए। ठीक है, तो रेजोल्यूशन 3 तरह की है, एक कंप्लीट रेजोल्यूशन है, एक में एप्सिस फॉर्मेशन हो जाती है पेशेंट को, यानी इतने न्यूट्रोफिल जमा हो गए कि उसको अब मैक्रोफेजेस से खाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो फिर आप उसको या तो ड्रेन कर दें या वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। तीसरा क्या होता है कि देयर इज हीलिंग बाय
देयर इज हीलिंग बाय द कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेसमेंट, या उसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस हो जाती है उस जगह की, और फिर ठीक हो जाता है। रेजोल्यूशन 3 तरीके से इस तरह होती है। या सेकंड स्टेप में क्या होती है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेस इनटू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। पेशेंट को अगर रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा हो तो फिर वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चला जाता है। इसी तरह देयर आर सर्टेन इन्फेक्शन जो होते ही क्रॉनिक हैं, वो स्लोली अफेक्ट करते हैं और उसका फिर जाते भी स्लोली हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस ऑलवेज कॉज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सर्टेन फंगल इन्फेक्शन, कुटेनियस लेशमनियासिस एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, इससे स्लो प्रोग्रेशन करती है बॉडी में, स्लो, इनकी ग्रोथ ही स्लो होती है, तो स्लो पेनिट्रेट करती है और दे देन लिव फॉर मंथ्स टू ईयर्स इवन। ठीक है, I hope it's understandable to you. Summary of my lecture. Acute inflammation basically it's a inflammation of short duration which lasts for minutes to hours. ठीक है, इसमें 3 काम होते हैं। ठीक है, दो वी हैं, वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, और तीसरा क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एडिमा और कलेक्शन। जब भी वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ती है तो उस जगह पे एडिमा हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड 2 तरह का होता है, एक सेल पुअर फ्लूइड होता है, एक सेल रिच फ्लूइड होता है। ठीक है, सेल पुअर फ्लूइड मतलब ये कि जो फ्लूइड है उसमें सेल का कंटेंट्स कम होता है, उसको ट्रांसलूटेट भी कहते हैं। ठीक है, और जो सेल रिच फ्लूइड होता है मतलब जैसे कि एप्सिस जिसमें न्यूट्रोफिल होते हैं या नेक्रोटिक डेब्रिस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन में पेशेंट को रेडनेस होती है, वार्म होता है, स्वेलिंग होती है। ऑल दीज अफेक्ट्स अकर ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। जब भी कहीं पे चोट लगती है उस जगह का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वहाँ की वेसल्स की जो है वो डायलेट हो जाती हैं, उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है विच रिजल्ट इन द स्वेलिंग, रेडनेस, और सर्टन मीडिएटर्स रिलीज होते हैं बॉडी से जो आपकी बॉडी में का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देते हैं, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या इंटरल्यूकिन 1 जो आप पढ़ेंगे, फीवर काज करते हैं। ठीक है, TNF-8 एंड इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, मेन सेल्स आर ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन आर न्यूट्रोफिल। द अदर सेल्स जो होते हैं जैसे कि मास्ट सेल होते हैं, दे सीक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, साइटोकाइंस व्हिच कैन कॉज पेन। इनका इफेक्ट ये होता है कि अब आप पूछेंगे पेन कैसे हुआ मरीज को। जब भी पेशेंट आपको चोट लगती है तो आपको दर्द होता है, दर्द होने की वजह क्या होती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं व्हिच कैन कॉज पेन। Summary from the picture point of view, when you get injury, mediators are released from your body. Acute inflammation occur. Acute inflammation 3 तरीके से resolve होती है, complete resolution, either abscess formation or the healing phenomena. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि acute inflammation सही नहीं होती and transform into the chronic inflammation, right? So that's all for today.